हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लास में स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे मैंने पहले जिस व्यक्ति को लिया है, सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का पहले आपको पूरा विवरण दूंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं ना। समझ लो कि वो व्यक्ति उस वक्त के उस टाइम का वो सबसे बड़ा हीरो था। और जार निकोलस, वो जार के सेना और जार के जो वहां के राजा जो थे, वो उनके कट्टर दुश्मन थे। असल में उसका दुश्मनी होने का कोई रीजन नहीं था। रूस में जो है मजदूर क्लास के लोग यानी मिडिल क्लास के लोगों के साथ बहुत ही अन्याय और बहुत ही ज्यादती होता था, और जिस वजह से वो लोग वहां परेशान थे। उनके जार के नियम और कानून से काफी परेशान थे, और उनके नियम और कानून से परेशान होकर तंग आकर के वो परेशानी में फंस गए। और फिर अंत में उसने क्या किया कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे भी जो सुधारवादी लोग आए और कोशिश किया कि फ्रांस को यानी कि रूस के मजदूर क्लास के लोगों को और मिडिल वर्ग के लोगों के लिए जो है मध्य वर्ग के लोगों के लिए सुधारात्मक कार्य किया जाए। पर वो सभी के सभी जार के जो है कानून के सामने और उसके सेना शक्ति के सामने वो सारे के सारे लोग क्या हो गए, ढेर हो गए। और उस वक्त रूस में दो बातें चली थी, दो वर्ग में लोग बढ़ गए। एक तो पूंजीपति वर्ग और एक हो गया मजदूर वर्ग, ठीक है, यानी श्रमिक वर्ग में बढ़ गए। जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल वर्ग के होते हैं, तो मध्य वर्ग में लोग बढ़ गए। अब जो बढ़ गए थे तो वहां के जो रूसी किसानों और मजदूरों के साथ बड़ा ही घोर अत्याचार होता था। खास के कहां पर, उद्योग फैक्ट्री में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लोग चला नहीं सकते थे। वहां पर कोई भी काम अपने से कर नहीं सकते थे। अगर कर लिया जाए और पता चल जाए अगर जार निकोलस को और जार के शासन से जो जार के लोगों को पता चले, जार को पता चल जाता था, तो वो क्या करते थे, वहां के जो राजा जो जार थे वो उनको जो है क्या करते, उसको तहस नहस कर देते थे, उसे मरवा देते थे और उसे बर्बाद करवा देते थे, और या किसी मुसीबत में डाल करके उसको जेल के अंदर डलवा देते थे। तो ऐसे बहुत सारे सुधारात्मकवादी समाजवादी लोग बहुत सारे आए, लेकिन किसी ने जो है रूसी किसानों की दयनीय स्थिति को सुधार ना सका। फिर इसी दरमियान एक महान व्यक्ति का एंट्री हुआ, जिसका मैं नाम आपको बता सकता हूं। उसका नाम था, और 1818 से 1883 ईस्वी तक, तो 1818 ईस्वी में एक महान हीरो जिसे कार्ल मार्क्स कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने देखा कि यहाँ के लोगों का दयनीय स्थिति काफी खराब है और लोग इसे बहुत परेशान कर रहे हैं, और हालात इतनी बिगड़ती जा रही थी कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा से पार कर गया था कि रूस के लोगों के हालात इतनी दयनीय हो गई कि अब उनको खाने पीने तक के, रोजगार तो दूर की बात है, खाने पीने तक की मोहताज हो गए थे। इतनी बड़ी मुसीबत आ गए थे जार के शासन काल में। जार इतनी ही क्रूरता और इतनी ही कट्टरवादी थे कि रूस के किसान और रूस के मजदूर और रूस के जो निवासी थे वहां के रहने वाले, उन सबको वो बहुत परेशान किया है। और ये सारी परेशानियों को देखने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने जब देखा, और ठीक उसी वक्त जब इतने सारे यानी समाजवादी, साम्यवादी, सुधारवादी लोग आए, फिर भी न सुधार सका, और जार के शासन के सामने सबके सब धौस के धौस पड़ गए, बर्बाद हो गए। तब 1818 ईस्वी में यानी कार्ल मार्क्स की जिंदगी का एंट्री होता है, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। तो आपको बिहार बोर्ड एक प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ चुका है कि कार्ल मार्क्स, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले कोई और भी तो किसी और के बारे में पूछ सकता था, लेकिन रूस का हीरो उसी को ही क्यों घोषित किया गया?
क्योंकि इसने बहुत सारे सिद्धांत बनाए, बहुत सारे ऐतिहासिक सुधारात्मक कार्य किए, इसने बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ग का काम किए, ऐसे ऐसे लोगों को उनकी जाति, उनका वर्ग, उनकी सारी चीजों से उसको जो भेदभाव बना हुआ था उसको खत्म करवाया। सिद्धांतवादी पुस्तक लिखे, सारी चीजों में एकता बनाया, लोगों के लिए सभी के सभी कार्य किए। अब मैं आपको बताता हूँ, इस प्रश्न में एक सवाल यहाँ पर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी, देखो जीवनी शब्द से वर्ड निकलता है किसी भी व्यक्ति के उसके जीवन काल के बारे में, उसने अपने समय में अपनी जिंदगी में जीते जी कितने सारे कार्य किए और कितने सारे सिद्धांत बनाए, या उसने कौन अच्छे काम किए कौन बुरे काम किए, उसी के बारे में कहते हैं कि उसकी जीवनी के बारे में कहे। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात करें उसका नाम है कार्ल मार्क्स। और कहता है कि अगर वो काम किया था रूस के लोगों के लिए तो शायद उसने कोई सिद्धांत भी बनाया होगा। तो इसलिए प्रश्न में पूछा है कि उनका सिद्धांत को भी लिखें। ठीक है, अब सवाल उठता है, तो ये सवाल था जो हमने आपको बताया। अब आइए इसके बारे में हम थोड़े से डिटेल में देखते हैं और फिर इसको समझाने को आपको मैं समझाता हूं, फिर आप समझने की प्रयास करें। और एक बात याद रखना, जब भी कोई प्रश्न अच्छे से पढ़ लो तो सबसे पहले प्रश्न को पकड़ना सीखो कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। अगर प्रश्न को पकड़ना, यानी कि अगर क्वेश्चन पकड़ना सीख लिए, क्वेश्चन को अगर तुम अपने दिल में ठान लेना कि भाई क्यों और कैसे, ये दो शब्द जब तेरे जहन में आ जाएंगे, तेरे दिमाग में जब अगर क्यों और कैसे अगर आ जाता है तो आप श्योर हो जाओगे कि आप प्रश्न को पकड़ना सीख लिए। तो आप क्या कह रहा है यहाँ पर देख लो प्रश्न में, कार्ल मार्क्स। तो भाई कार्ल मार्क्स को ये जो नाम आया कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति का नाम है और उसके जीवनी के बारे में लिखने बोलता है, तो जाहिर है जीवनी के बारे में और सिद्धांत। तो उसने जो काम किए, जो उसके कार्य हुए, उसने जो जो नियम लागू किए, ठीक है, सिद्धांत का मतलब तो नियम ही होता ना, रूल होता ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि कार्ल मार्क्स के बारे में आपको सबसे पहले लिखना क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म, देखो बहुत ही सटीक टाइप पे सेटअप करोगे सबसे पहले कि कार्ल मार्क्स का जन्म, पहले उसकी जन्म से लेना होगा, क्योंकि पहले उसकी जन्म हुई है ना, तब ना वो आया है। ऐसा तो ना कि पहले उसके जन्म नहीं, पहले वो आ गया, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, इसका जन्म ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आपको जवाब में देना है 1818 ईस्वी को। कहां पर? जर्मनी में। जाहिर है ये जर्मनी में था, इसकी जो जन्म जो हुआ था जर्मनी, और जर्मनी के एक छोटे से इसमें राज्य में हुआ था, गांव में हुआ था, जिसका नाम था राइन प्रांत के टियर नगर, जो उसके जगह का नाम था। और बात ये है कि एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स जो था ना, उसका जन्म तो सबसे पहले कहां हुआ, यानी कि जर्मनी में हुआ, और जर्मनी के अंदर एक राइन प्रांत नाम के जगह जिसका नाम था टियर नगर। ठीक है, और टियर नगर, और उसका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। ये बात एकदम बिल्कुल याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे एक सवाल करके आपको फंसा सकता है। अब सवाल उठता है कि वो कौन से धर्म से था, सवाल करेगा तो आपको जवाब में देना है वो यहूदी धर्म से था। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ कार्ल मार्क्स के बारे में जो बात बताया जा रहा है, तो साथ में कह रहा उनके पिताजी का भी बताइए, यानी उनके फादर का भी, उनके पिताजी का भी नाम बताने बोलता है। तो उसके पिताजी का नाम क्या था? हेनरिक मार्कस। क्या नाम था? हेनरिक मार्कस, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। पेशे से क्या थे वो? एक वकील थे, जिसको लॉयर बोलते। ठीक है, वकालत करते थे। और हेनरिक मार्कस जो था ना, वो पहले यहूदी धर्म से था, क्योंकि जाहिर है जब कार्ल मार्क्स यहूदी धर्म से था तो वो भी यहूदी धर्म से ही थे। लेकिन बाद में कार्ल मार्क्स के पिताजी यानी कि हेनरिक मार्कस ने क्या किया, बाद में उसने ईसाई धर्म को कर लिया। क्या किया? अब उनके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ इतना तो डिटेल नहीं जाना जाता है, तो उनको मन में क्या विचार हुआ नहीं हुआ कि बाद में चल करके उसने क्या किया कि ईसाई धर्म को अपना लिया। कौन? कार्ल मार्क्स के पिताजी यानी कि हेनरिक मार्कस ने क्या किया? ईसाई धर्म को अपना लिया।
और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब वहां तो उसके पीछे कहानी छूट गई। अब उन लोग इस पीछे में कौन सी घटनाएं घटी, वो तो खैर जीवन काल में उतराव चढ़ाव घटनाएं होते रहती है। अब आइए आगे, इसकी अब मेन सेलेक्टेड बात को आपको क्या लिखना है। जब इतनी बात आप वहां लिख दोगे तब उसके बाद लिखना कि आप मार्कस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कार्ल मार्क्स के बारे में था, तो बोलना कि कार्ल मार्क्स जो है बोन विश्वविद्यालय, देखो सबसे पहली बात उसका नर्सरी क्लास से कोई मतलब नहीं था, बड़े क्लास में डायरेक्टली उसको कॉलेज माने कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली उसको सिलेक्शन करवाया, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में लोग पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में अगर लिखना है तो आप छोटे छोटे क्लास को लिखने से कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि वो जाहिर है हर क्लास को पास करते हुए 10th पास किया, फिर उसने इंटर पास किया होगा, फिर जाकर के ग्रेजुएशन किया होगा, तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया होगा। हिस्ट्री क्या है ना, एक बात विचारों की तरफ बोलने की एक भाषा है, जो उसके बारे में किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये उठा है कि मार्कस ने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। क्या किया उसने? शिक्षा ग्रहण किया। कहां पर किया? बोन विश्वविद्यालय। बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1836 ईस्वी में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में आ गया। अब ना जाने क्यों आ गया, बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए, जहां उनके जीवन को, यानी कहता है जब उसने बर्लिन में आना, जब बर्लिन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आया तो उसके जीवन को एक नया मोड़ ले लिया। क्या ले? नया मोड़ मिला, ठीक है। अब नया मोड़ क्या मिला, ये बात तो अभी आपको पता चल जाएगा कि नया मोड़ क्या मिला। दरअसल में नया मोड़ मिलने का मतलब क्या कि 1843 ईस्वी में, कितने? 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन के मित्र हेनी से विवाह कर लिया। कहां पे आकर के? बर्लिन विश्वविद्यालय, यानी कहने का मतलब जिस विद्यालय में वो पहले पढ़ता था उसी विद्यालय के यानी कि मित्र से जो है उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में आकर के जो आया था, तो उसके बचपन के मित्र उससे मुलाकात हुई, और इसी बीच में क्या हुआ, उसने अपने मित्र से क्या किया? विवाह किया, यानी शादी कर लिया, मैरिज कर लिया, ठीक। और फिर बाद में जाकर के जहां पर बर्लिन विश्वविद्यालय में जहां रहते थे, उसे जो कार्ल मार्क्स को एक अच्छे दोस्त मिले, उस दोस्त का नाम क्या था, यानी 1844 ईस्वी में फेरेडिक एंजलेस जो है नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, और फिर उन लोगों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में दोस्ती हुआ, और दोनों ही समाजवादी थे, यानी दोनों समाज के बारे में अच्छा सोचते थे। तो क्यों दोनों को लगा कि हम दोनों की भाषा विचार जो है बिल्कुल एकदम मिलता जुलता है, और समाज से जुड़ी हुई बातें हम लोग दोनों कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग बढ़ चढ़ के जो है इसके लिए, रूसी किसानों के लिए, रूसी वासियों के लिए क्यों ना हम लोग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और उनकी इच्छा अनुसार उनको उनकी काम मिले, और उनको बेहतर सारी रोजगार मिले, और जो जार के लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो क्यों ना हम लोग नए नियम बनाएं जो उसे वो तकलीफ ना दे सके। और वो हीरो बनने का प्रयास किया, यानी उसके लिए, मजदूर लोगों के लिए और किसानों के लिए। और फेरेडिक एंजलिस से हुई, जिसने जीवन भर मित्रता बना के रखा, यानी कि फेरेडिक एंजलिस जो थे और कार्ल मार्क्स, दोनों के बीच में काफी गहरे संबंध हो गया, वो काफी अच्छे दोस्त बन गए और अच्छी मित्रता बनाए रखा, और फिर दोनों ने मिलकर के क्या किया, रूस के लोगों के लिए और रूस के जनता और रूस के मजदूर लोगों के लिए और सारे मतलब मध्य वर्ग के लोगों के लिए उसने क्या किया, अच्छे काम किए। फिर क्या किया कि मार्कस और एंजलिस ने 1848 ईस्वी में, देखो मैंने अभी बोला ना कि सबसे पहले 1843 ईस्वी में लोगों की मुलाकात हुई, और इसी दरमियान में 5 साल के दरमियान में उन लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई, तालमेल हुई, और रूस के लोगों को, किसानों को, वहां के जनताओं को, सारे लोगों को समझने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वो निर्णय लिया 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में साम्यवादी की घोषणा पत्र प्रकाशित किया, यानी कि सामने एक किताब लिखा और उसको सभी जगह बंटवारा करवा दिया, और उस किताब में कुछ ऐसी बात लिखी होगी जो लोगों को पढ़ करके, वहां के लोगों को समझ में आया होगा
कि दास या गुलाम बन के रहने से अच्छा है कि अपने देश के हित में जो है क्रांति करना जरूरी है। और उस सब लोगों ने मिलकर कार्ल मार्क्स का साथ देना शुरू किया और कार्ल मार्क्स के बनाए हुए कानून को और उनके बनाए हुए सिद्धांत और प्रकाशित किए हुए बुक को लोगों ने पसंद किया और इस वजह से वो काफी जो है चर्चित में रहे और वहां के लोगों की भलाई के लिए करता था। और उसमें लिखा ही था कि जो है हमारे जितने भी नियम है, इस नियम में किसी भी बड़े अधिकारी या बड़े जो है पूंजीपति लोग इस किसान या मजदूर वर्ग के लोगों पर जुल्म या अत्याचार नहीं कर सकता। अगर किए जाएंगे तो उसको जो है दंडित किया जाएगा, यानी उसको क्या होगा, जेल होगा, कारावास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात समझिए। तो उसने क्या किया, 1848 ईस्वी में घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे समाजवाद का जनक कहा गया। क्या कहा गया, समाजवाद का जनक। जनक का मतलब जिसने किताबों को लिखा उसी को हम लोग क्या कर दिए, जनक कर दिए। फिर बाद में क्या किया, मार्कस ने 1867 ईस्वी में, कौन सा ईस्वी में, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, ये बहुत अच्छी बात है, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दास कैपिटल बुक का किसने मतलब जो है रचना की थी, तो आपको बताना होगा कार्ल मार्क्स ने। और अगर पूछ रहे कि दास कैपिटल जो है इसका जो है पुस्तक का जो रचना करने वाला जो किया था उसका नाम क्या था, कार्ल मार्क्स। और बोले कौन सा ईस्वी में किया था, तो बता देना 1867 ईस्वी में नामक एक क्या किया, पुस्तक की रचना की। क्या किया, रचना किया। ठीक है, फिर बाद में वहां के लोगों ने जिसे क्या किया, समाजवादियों का बाइबिल कहा। क्या था, उस किताब का नाम वहां के लोगों ने क्या किया, उसका नाम बाइबिल नाम दे दिया। ठीक है, और फिर मार्कस यानी कि कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत लिखा और सिद्धांत क्या था, द्वंद्वतात्मक भौतिक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना क्या है, जब ये बात पूरी कंप्लीट आप जब लिख दोगे, जब अगर 5 मार्क्स के पूछेंगे तो आपको इस पूरे बात को लिखना है और लिखने के बाद तब उसके सिद्धांत लिखना है इस तरह से। और लिखने के बाद क्या करना है कि द्वंद्वतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत नंबर 1 में ये लिख देना। नंबर 2 में लिखना है क्या कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी अपनी जाति और प्रथा को बचाने के लिए बड़े पूंजीपति वर्ग जो तुम्हें जो तकलीफ देता है और जो तुम्हारी जो जाति तुमसे छीनता है या तुम्हारा जो टाइम छीनता है, तुम्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ये नहीं करा सकेगा, इसका भी संघर्ष सिद्धांत किया। फिर क्या किया, ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या, ये भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी जो चीज तुम अपना बेचना चाहोगे उसकी कीमत सही मुनाफे में सही दाम में मिलना चाहिए, ये तुम्हारा खुद का हित है। और बाद में 5वां क्वेश्चन में क्या लिखना है, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। जो लोगों के पास राज्य नहीं है, जो राज्यहीन है, उनको राज्य की स्थापना करवाया, और जो वर्गहीन है, जिसको अपनी कोई जो है जाति कोटि नहीं पता है, तो उनको एक जाति का नाम दिया और उस सिद्धांत को उसको किताबों में लिखा और समाज की क्या क्या उसने स्थापना किया। ठीक है, तो याद रखना कार्ल मार्क्स के बारे में, याद रखना कार्ल मार्क्स के बारे में ऐसा प्रश्न आता है और आएगा, क्योंकि पहले ही कार्ल मार्क्स ही हीरो है उस चैप्टर के अंदर, इसीलिए कार्ल मार्क्स को हल्के में मत लेना। और अक्सर ये कार्ल मार्क्स के बारे में, जीवन सिद्धांतों के बारे में और उसकी जीवनी और सिद्धांत दोनों पूछता है, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ो, समझो। और किसी भी प्रश्न को पढ़ने के लिए पहले आप प्रश्न की पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या कहता है। आप बिना क्वेश्चन को समझे आप डायरेक्टली प्रश्न पकड़ लेते हो। एक क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम आप 2 से 3 बार 4 बार, कम से कम हाईएस्ट 5 बार पढ़िए और उस लाइन को समझिए कि वो आपसे क्या कह रहा है। अगर आप क्यों और कैसा नहीं समझते हैं तो आपका बेकार हो जाएगा पढ़ना, फिर फायदा कुछ नहीं होगा। तो पहले आप उनको समझने का प्रयास करो, ठीक है। और बाकी रही सवाल, तो आप लोग को मैंने पूरे प्रश्न समझा दिया, प्रश्न का आंसर पूरा जो मैंने बता दिया। अब आप लोग क्या कीजिए, तो पहले सबसे पहले तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखो, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट करो।